नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। उमर खालिद पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें जो आरोप उमर खालिद के ऊपर लगाए गए हैं उनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुश्ताक साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके की चार्जशीट उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की है और उसमें एक लंबा समय लगा है, इसको लेकर के आपका क्या जी कहना है? और क्या ये जो इतनी जो लेट लतीफी हुई है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पर ये जो सवाल खड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, जी जहां भी जो है किसी एक्यूज्ड के खिलाफ केस जो है एविडेंशियरी वैल्यू वाला एविडेंस नहीं होता है, जी सबस्टेंशियल एविडेंस नहीं होता है, जी तो उसमें जो है ये बात उसमें ऐसे ही होता है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बहुत ज्यादा जो है वक्त देती है जी और जो है उसमें डिलेइंग टिप्स इस्तेमाल करती है। जितना जी ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम उसमें जो है खींच सके उतना टाइम वो खींचते हैं। और जी उसके लिए जो है वो अब इनका इनका जो इनका चार्जशीट है, ये जी ये जो है ये हजारों पेज में है ये। तो जी वो सब जो है फैब्रिकेट करते हैं, केस बनाते हैं। तो उससे उनको दो दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि केस जो है चार्जशीट जो है बहुत लंबी होती है। ये जी फैब्रिकेटेड चार्जशीट है, ये जानबूझ करके इसको लंबा किया गया है। तो जो है तो दिल्ली पुलिस ने डिले किया है चार्जशीट एक जमा करने में, तो उसकी जी वजह यही है। इतना जो जी टाइम लगा है कि एक तो ये कि जो है वो झूठ पे प्रयास की होती है, फैब्रिकेटेड जी चीजें होती हैं। और दूसरा ये कि जो है वो डिले डिले करने में उनको फायदा होता है। जी ये वजूहत होती है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि इतना इसमें डिले हो चार्जशीट। मुश्ताक साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली जी, पुलिस की जो नीयत पर ये जो पूरा जो सवाल है और उसमें जो चार्ज फ्रेम चार्ज किए गए फ्रेम हैं। होता है वो कोर्ट जो है करता है। पुलिस जी जो चार्जशीट जो है तैयार करती है पुलिस, जी और उसकी बुनियाद पे जब वो कोर्ट पे जमा हो जाता है, तब जो है कोर्ट में जो है चार्ज फ्रेम करने का एक तारीख पड़ती है। और उसमें जी कोर्ट जो है वो जो एविडेंस पुलिस ने जो पेश किया है उसके बुनियाद पे देखती है कि केस बन के रहा है आधार या पर। नहीं बन जी रहा। जी तो मैं जो है आपसे अगला वो जो है जी तो वो जो है चार्ज जो है फ्रेम करती है। अभी जी पुलिस ने चार्ज जो है चार्जशीट जी जमा किया है। चार्जशीट जमा जी की, ठीक है। जी मैं हाँ। अगला सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जो जिसमें चार्जशीट में जो चार्ज लगे हैं उसकी कॉपी जी मीडिया में आ गई। उमर खालिद ने जो स्टेटमेंट जो दिल्ली पुलिस को लिख करके दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है और मैंने किसी भी तरह का कोई गलत बयान किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया। उसके वीडियोस भी पब्लिक में है जिन भाषणों की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। तो ये जो पूरा मामला है अब ये मीडिया में आ गया, तो क्या दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को एक मीडिया ट्रायल के रूप में लिया लेकर के आ जाया जाए और मामले को कमजोर कर दिया जाए? बिल- बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वरना जो है वो चार्जशीट की कॉपी जो है मीडिया में देना जो है उसका कोई मतलब नहीं है। ये दिया जी नहीं जाता है, और इसमें पुलिस ने चार्जशीट जो है मीडिया को डाइवर्स कर दिया है। उनके पास जो है पूरी उसकी है। और इस सिलसिले में उमर खालिद की तरफ से कल कोर्ट में एक दरखास्त दी गई है। जी कल मंडे था ना, जी तो मंडे सोमवार को को। जो है एक दरखास्त दी गई है कोर्ट में कि जी जो है पुलिस ने जो है चार्जशीट जो है मीडिया को दिया है। तो ये क्यों दिया है, इसका जो है क्या मकसद है, ये जी मालूम करने के लिए। तो उस पर जो है कोर्ट ने नोटिस इशू किया है आज के लिए। जी आज जो है दिल्ली पुलिस बताएगी कि चार्जशीट जो है मीडिया के पास मीडिया वो मीडिया के कैसे पास पहुंचा कैसे है। पहुंची?
तो अगला अभी तो सवाल कोई खबर मुश्ताक साहब नहीं। मैं आपसे, जी मुश्ताक साहब मैं आपसे ये करना चाहता जी हूँ हाँ, कि जी हाँ। ऐसे मामलों में जज की क्या, जो जज होता है उसका क्या स्टेटमेंट होता है, और अक्सर इस मामलों में किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है जब चार्जशीट पब्लिक हो गई, पब्लिक डोमेन में देखिए, चली गई और मीडिया ट्रायल चल रहा है? मीडिया ट्रायल को लेकर के मेरा सवाल है। ये बहुत गलत जो है ट्रेंड जो है आ गया है। जी ये जो है इंडियन जुडिशियरी में ये बहुत गलत ट्रेंड आ गया है कि जो है पुलिस जो है वो मीडिया ट्रायल जो है शुरू कर देती है। और जैसे कि मैंने बताया, इसलिए करती है कि उसको मालूम है कि केस में जान नहीं है, जी सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है, और जी अल्टीमेटली चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन जी किसी न किसी कोर्ट से ये बरी हो जाएगा। जी तो वो जो है वो मीडिया ही ट्रायल उसका करके जो है पूरा कर देती है कि बाद में जो जी कुछ भी हो, अभी अभी जो है अभी इसको परेशान करो। केस में जो जी है अलग अलग जो है उसमें वो आस्पेक्ट निकलते हैं, जी अलग अलग चीजें उसमें निकाली जाती हैं, अलग अलग जी बातें होती हैं। तो वो जो है पुलिस का जो है एक तरीका होता है इस तरह के केसेस में। जी जैसे कि गुजरात में भी बहुत सारे केसेस इस तरह के जी हुए थे, जिसमें जी कि जो है पुलिस ने वैसे ही चार्जशीट दाखिल करने में जो है बहुत टाइम लगाया, और जो है इस तरह के उस हथकंडे होते, लेकिन जी अल्टीमेटली उन केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट से रहाई हो गई है कि उसकी। जी। इस मामले में दो जी लोग और उसमें शामिल हैं, जिसमें सफूरा जरगर हैं और वीरान हैदर भी का भी नाम इसमें शामिल है। ठीक इसी तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं। मुश्ताक साहब, ये तीनों बच्चे जो तीनों स्टूडेंट हैं और दलित, आदिवासी और पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, मकसद क्या है दिल्ली पुलिस का कि कोई आवाज उठे तो उसे दबा दिया जाए? देखिए, ये जो है दिल्ली पुलिस का मकसद कहिए या ज्यादा उससे साफ बात करें तो ये होगा कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद इसमें ये है कि जो जो लोग, कुछ लोगों को जो है इस केस में जो है इतना फंसा दो, इस बुरी जी तरह से इतना उलझा दो, उनको जी इतना तंग कर दो कि जी इस तरह की आवाज जो दूसरे लोग ना उठा पाए, वो दबे रहें। तो जी दूसरे लोगों को, क्योंकि सोसाइटी में वो बहुत कॉन्शियस सोसाइटी है हमारी, और उसमें जी सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारे लोग हैं ये सब काम करते हैं। तो जी दूसरे सोशल एक्टिविस्ट को एक सबक सिखाने के लिए, एक जी लेसन देने के लिए इस तरह के लोगों के साथ जो है इतना जो है वो झूठा केस बनाया जाता है, उसको जी लंबा किया जाता है, उसमें तरह तरह के जो है उसमें शगुफे छोड़े जाते हैं, नए नए आस्पेक्ट्स उसमें निकालते हैं, जी मीडिया उसमें आ जाती है। तो ये सब जो है ये सब होता है। तो ये गवर्नमेंट का, मौजूदा गवर्नमेंट है, तो मौजूदा गवर्नमेंट की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जो है उनको क्रश कर दो, उनको जो है दबा दो। जी और ये सफूरा जरगर हैं, उमर खालिद हैं, तो ये बहुत जी अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग बहुत जी अच्छा काम करने वाले हैं ये लोग। जी दूसरे फील्ड में भी इन लोगों ने पब्लिक गुड के लिए बहुत काम किया। तो जी इसमें जो है हुकूमत ने ये देखा कि भाई ये जो है उभरते हुए सोशल एक्टिविस्ट है, तो एक जी तो इनको दबा दो, इन पर केस लाद करके इनको दबा दो, ताकि ये लोग भी सबक सीखें, और जो है दूसरे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, वो लोग भी जी जो है सबक सीखें। तो जी सबको सबक सिखाने का जो है ये है। वरना जो उमर खालिद जेएनयू का स्टूडेंट और बाकी सारे भी स्टूडेंट्स, और वो जी लोग जो है बहुत लॉ के जानकार हैं, उन लोगों को जी मालूम है कि 10 फार एंड नो फर्दर, मतलब हम यहीं तक बोल सकते हैं, इससे आगे हमको नहीं बोलना है। तो बहुत जी सोच समझ करके वो लोग बोलते हैं, सोच समझ करके बयान देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है, और पुलिस को जैसे कि मैंने बताया, वो जो है गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती है, जी जैसा गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से उनका रवैया जी होता है। अभी अगर जो जी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बदल जाए और जो है
कोई सेकुलर जो है हुकूमत आ जाए, तो इसी पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल बदल जाएगा और जी। बिल्कुल सही होने लगेगा। मैं आखिर जो है, मैं मुश्ताक साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं वो वीडियो आपको सुनवाना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी मैं सुनवाना चाहूँगा, जिसमें उमर खालिद बता रहे हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी के लिए काम करते रहे हैं और किस तरीके की बातें उमर खालिद ने भाषणों में कही हैं। लीजिए आप सब सुनिए। जी जी बात करी, जी। तो इसलिए बात नहीं करी कि जाति बची रहे, उन्होंने बात करी कि जाति का उन्मूलन हो, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट हो। तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाहिलेशन ऑफ पेट्रियार्की, एनाहिलेशन ऑफ कम्युनलिज्म, एनाहिलेशन ऑफ रीजनलिज्म, मतलब अभी आप जगह जगह जाएंगे तो लोग अलग अलग राज्यों से अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करते हैं, फिर हिंदुस्तान से एसोसिएट करते हैं। ये सारे आधार जब खत्म होंगे, जब हम एक इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, वो हमारा एस्पिरेशन है। तो इनजस्टिस कितने प्रकार के हैं और देश में किस किस्म की इनइक्वालिटी है, उस सब चीज़ों को जानने को मिला। तो हिंदुस्तान का एक सपना जो हमको टीवी ने दिखाया 90 के दशक में कि लिबरलाइजेशन हो गया था, टीवी घरों में आ गया था, केबल टीवी घरों में आ गया था, हिंदुस्तान क्रिकेट भी जीतने लगा था, हिंदुस्तान के लोग मिस वर्ल्ड भी जीतने लगे थे और हिंदुस्तान एक बड़ा सुपर पावर के तौर पे उन्होंने पेश कर रहे थे। लेकिन एक और हिंदुस्तान की अंडरबेली है जहां बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों पे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, रोजमर्रा के संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का मेरा मतलब ये नहीं कि रैली वो कर रहे हैं। कॉलेज आने के लिए कुछ लोगों ने किस तरीके से, उनके घर वालों ने कितने सैक्रिफाइस करने को मिले, ये भी एक भारत है। किस तरीके से एक जिनको लोअर कास्ट बोला जाता है या जिनको अछूत बोला जाता है, दलित समुदाय के लोग किस लेवल पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गांव में, ये देश के बारे में जानने को मिला। और ये फिर समझ में आया कि देशभक्ति का पैमाना यही होगा और देश से प्रेम का पैमाना यही होगा, हिंदुस्तान से प्रेम का पैमाना यही होगा कि आप उस अंडर प्रिविलेज तबके के साथ खड़े हों। हमारे बहकाने में हम नहीं आएंगे। देश में आर्थिक मंदी है, उसके बावजूद एक फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो है झूठ बोलने की फैक्ट्री। क्योंकि उस फैक्ट्री के सीईओ नरेंद्र मोदी खुद हैं और वो झूठ फैला रहे हैं। बोल रहे हैं हमने कभी एनआरसी का जिक्र ही नहीं किया। सीए तो नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो जो मोटा भाई क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, क्या पहले सीए भी आएगा उसके बाद एनआरसी आएगा, वो पूरा का पूरा बेनकाब हो गए हैं। ना नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, ना अमित शाह सच्चे हैं, ये दोनों झूठे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में डर फैला रहे हैं। हम देश में डर नहीं फैला रहे हैं, हम देश में डर को खत्म कर रहे हैं। जी मुश्ताक साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा, क्या लोगों के भले की बात करना या सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना सलाखें दिखाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाता है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहाँ पे एक सेकुलर सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो वहाँ पे हर सिटीजन को या नॉन सिटीजन को भी ये राइट है कि वो गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज करे, गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट में कोई खराबी हो तो उसको जो है लोगों को बताए, उसके बारे में बोले। जी हाँ, ये तो जो है डेमोक्रेटिक राइट है। जी, और डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो यही है। जी जी, आपने कहा ये डेमोक्रेटिक राइट है और जी डेमोक्रेसी का राइट है और जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं आपसे डेमोक्रेटिक राइट है। अगला सवाल, जी मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ। डेमोक्रेटिक राइट के तहत उमर खालिद, सफूरा जरगर और मिरान हैदर ने आवाज उठाई, न्याय की बात करी। ऐसे मामले में अगर दिल्ली पुलिस ने सेडिशन के चार्ज लगाए हैं या दूसरे जो चार्जेस लगाए हैं, उसमें कोर्ट में वो अपना पक्ष किस तरीके से रख पाएंगे और इसमें क्या प्रावधान है? क्या कोई ऐसा नियम है या कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन का भी कोई सिस्टम है हमारी अदालतों में ताकि जल्दी न्याय मिले? वो है तो, लेकिन बहुत वो टेढ़ा मामला है जी। इस तरह का है, इस तरह का प्रोविजन है और पास्ट में इस तरह की चीजें हुई हैं। जैसे कि यह सोहराबुद्दीन का केस था। तो सोहराबुद्दीन का केस जो है
सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुजरात से बॉम्बे में उसके ट्रायल को जो है जी। उसके ट्रायल को भेजा और वो बॉम्बे में उसका ट्रायल हुआ। और ये अलग बात है कि वो ट्रायल हुआ, उसकी एक अलग कहानी है। उसमें से जो होम मिनिस्टर हैं ये भी उसमें एक्यूज थे, वो जी। भी जो है उसमें से निकल गए और भी बड़े बड़े लोग निकल गए, छोटे मोटे लोग जो है रहे। जी। तो वो एक केस हुआ था और एक और केस हुआ था गुलमर्ग सोसाइटी में जो वो लड़की थी, उसका जी। भी केस जो है ट्रांसफर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था और उसको उसका भी जो है गुजरात से हटा करके और बॉम्बे में उसका ट्रायल हुआ था, उन लोगों को सजा भी हुई थी। तो जी। इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि जो है जब जो है जब जो है यहाँ ये बताया जाता है कि इसका ये केस झूठा है और इस जी। फैब्रिकेटेड केस है, ये तो जाली केस उसमें है उसमें और इसको जी, एक अंतिम सवाल के साथ, क्योंकि समय की पाबंदी है, मुश्ताक साहब, मैं आपसे इस माफी के साथ एक अंतिम जी सवाल करना चाहता हूँ, जी हालांकि बहस काफी लंबी हो सकती है। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मामले में जी क्या हाँ। कोई टाइम फ्रेम होता है या उसमें कोई बेल की संभावना होती है, क्योंकि लगातार जो बेल की जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, बेल की लगातार बात चल रही है और ऐसे चार्जेस भी नहीं है, वो देश के निवासी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर डर किस बात का है? कोई डर नहीं है, एकदम बेल के लिए फिट केस है, क्योंकि जी। बेल में जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि बेल जो कोर्ट देखता है कि ऐसा तो जी। नहीं है कि बेल दे दिया जाएगा तो ये भाग जाएगा, तो वो भागने का जी। कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि यहाँ का जी। सिटीजन है, यहाँ का पासपोर्ट है, उसको यहाँ पे जी। मतलब वेल सेटल्ड उनकी फैमिली, उनके लोग हैं, उनके 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 वालिद साहब भी जो है एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर जी। कासिम रसूल इलियास साहब, तो वेल जी। प्लेस सोसाइटी में है, तो तो भागने का जो है कोई सवाल नहीं है। और जो है जी। एक ये दूसरा होता है कि बेल पे छोड़ दिया जाएगा तो जो है ये गवाहों को जो है तोड़ेंगे, तो वो भी जी। सवाल नहीं पैदा होता है इस तरह की चीज में। तो जी। इसमें जो है बेल के लिए सारी 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 चीजें मौजूद है जिसकी बुनियाद पे बेल दिया जाता है। जी। लेकिन बिल्कुल। आप जानते हैं कि जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का और जी। पुलिस का, तो वो जो है ये माहौल और जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है माहौल है, तो उस माहौल में तो मुझे बहुत जी। मुश्किल लगता है कि बेल मिल पाएगी जो है, और बेल जी। मिलेगा भी लेकिन तो लेकिन जो है लेकिन हम हाई उम्मीद कोर्ट या जी। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जी। लेकिन हम उम्मीद यही हाई करेंगे कि कोर्ट हमारी कोर्ट से भी सरकारें मिलेगा। जी, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारी सरकारें इस विषय में ज़रूर सोचें हाँ और इस मामले को जल्दी रफा दफा करें। एक साफ नीयत के साथ उमर खालिद और उनके सभी जो साथी हैं, या जो मिरान हैदर और सफूरा जरगर हैं, उन्हें जल्द से जल्द बेल मिले। हमारी भी ये दुआ है और हम उम्मीद करते हैं, हमें भी अपने पूरे हम अपने कानून पर पूरा भरोसा है कि वो इस मामले को जरूर गंभीरता से लेगी। मुश्ताक साहब, आपने इतनी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पर, इसके बिल्कुल। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फ्रीडम एक्सप्रेस के दर्शकों से हम मैं ये आखिर में ही जी। मैं जी आखिरी मुश्ताक साहब। बात एक कहना चाहता था जी। कि गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से जी। इसमें जो रूल ऑफ लॉ है, जी। कानून की हुक्मरानी है, उसकी जी। चलनी चाहिए इसके ट्रायल में, या बिल्कुल। जो केस के जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें जी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बाकी और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ के तहत ही इस मामले की सब सुनवाई हो और जल्द से जल्द उमर खालिद और उनके दूसरे साथियों को, या जो इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली दंगे को लेकर के, उन्हें सबको जल्द रिहाई मिले और वो अपने नॉर्मल जो लाइफ है उसमें दोबारा वापस जी हाँ आ पाए। हमारी भी यही जी दुआ हाँ है। जी हाँ जी हाँ मुश्ताक जी साहब, हाँ जी हाँ। आपने अपना कीमती समय दिया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम अपने सभी फ्रीडम एक्सप्रेस के दर्शकों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक भी करें और अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच प्रसारित भी करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके व्यूज़ हमें हौसला देते हैं और इस हौसले को बनाए रखने के लिए आप इतना कम से कम ज़रूर करें कि
एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, आदाब।